आज से कुछ दशक पहले तक स्कूल का मतलब होता था एक सादा सा बस्ता, पड़ोस की दुकान से आई कॉपी किताबें और वही पुराने जाने पहचाने मास्टर जी। किसी को भी स्विमिंग पूल या एसी क्लासरूम की जरूरत महसूस नहीं होती थी और फीस इतनी होती थी कि घर के बजट पर कभी डाका नहीं पड़ता था। आज अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल भेजना पढ़ाई नहीं, किसी लग्जरी क्लब की महंगी मेंबरशिप लेने जैसा हो गया है। लखनऊ में एक पिता अपने बच्चे की स्कूल बस के लिए हर साल लगभग 1 लाख रुपए चुका रहा है और देश के हर शहर का यही हाल है। और हर साल अप्रैल आते आते फीस 10 से 15% तक बढ़ जाती है। ट्यूशन फीस, ड्रेस, किताबें, एनुअल फंक्शन, हर चीज पर वसूली का एक नया लेबल चिपका हुआ है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिन स्कूलों को पहले कोई रिटायर्ड फौजी या इलाके का समाज सेवी बच्चों के भविष्य के लिए शुरू करता था, आज उनके बैकग्राउंड में यानी पर्दे के पीछे असल में बैठा कौन है? नमस्कार, मैं हूं परवेश पामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। पिछले कुछ सालों में भारत के स्कूल एजुकेशन में केकेआर, ब्लैकस्टोन और विट्रूवियन पार्टनर्स जैसी दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ने चुपचाप अरबों रुपए डाल दिए हैं। हो सकता है ये फर्म्स का नाम आपने पहली बार सुना हो, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो पाएंगे कि ये कितनी बड़ी फर्म है। तो एक सवाल उठता है कि एजुकेशन से इनका क्या लेना देना। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि पिछले एक दशक में लगभग 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का विदेशी पैसा इस सेक्टर में आ चुका है। जैसे कि केकेआर ने लाइट हाउस लर्निंग को खरीदा, जो यूरो किड्स, कैंगरू किड्स, यूरो स्कूल और बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल जैसे 1850 से ज्यादा प्री स्कूल्स और 60 बड़े स्कूल चलाता है। इसमें कनाडा का पेंशन फंड पीएसपी इन्वेस्टमेंट्स भी लगभग 1760 करोड़ रुपए लगा चुका है। वहीं ब्लैकस्टोन जयपुर के मशहूर जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल को चलाने वाली कंपनी में हिस्सेदारी लेकर पूरे देश में एक मेगा स्कूल नेटवर्क तैयार कर रहा है। वहीं विट्रूवियन पार्टनर्स ने ऑर्चिड्स इंटरनेशनल स्कूल्स को मैनेज करने वाली K-12 टेक्नो सर्विसेज में बड़ा दांव लगाया है। तो ये सब संभव कैसे हुआ? जब भारत में स्कूल शिक्षा के लिए तैयार किए जा रहे हैं तो इतनी बड़ी इंटरनेशनल इक्विटी फर्म्स का यहां पर क्या काम है और किस तरीके से इन्होंने कानून के एक दांव पेच को सही तरीके से अपनाकर एक बड़ी गाइडलाइन को अवॉइड कर दिया। आप इस पूरे खेल का एक बुनियादी पेच समझिए। सुप्रीम कोर्ट का बहुत साफ फैसला है कि भारत में शिक्षा कोई धंधा नहीं है, यह एक चैरिटेबल काम है। कानून के मुताबिक स्कूलों को केवल नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी ही चला सकती है, जो 1 रुपए का मुनाफा या डिविडेंड भी बाहर नहीं निकाल सकती। तो फिर न्यूयॉर्क और लंदन के ये बड़े फंड्स यहां समाज सेवा तो नहीं करने आए होंगे। इन्होंने कानून को चकमा देने के लिए एक चालाक स्ट्रक्चर खड़ा किया है, जिसे कहते हैं ट्रस्ट प्लस सर्विस मॉडल। कागजों पर पूरे स्कूल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहला हिस्सा नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट का। यह ट्रस्ट सिर्फ कागजों पर स्कूल चलाता है, बोर्ड से मान्यता लेता है, बच्चों की क्लास लगाता है और टीचर्स को सैलरी देता है। ऑन पेपर यह पूरी तरह गैर मुनाफा संस्था बनी रहती है। वहीं दूसरा हिस्सा है प्रॉफिट सर्विस कंपनीज के लिए। यह कंपनी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स की होती है। स्कूल की जमीन, इमारत, बसें, यूनिफॉर्म, किताबें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और टीचर्स की ट्रेनिंग तक सबका कंट्रोल इसी कंपनी के हाथ में होता है। यह प्राइवेट कंपनी स्कूल चलाने वाले ट्रस्ट से भारी भरकम किराया, मैनेजमेंट फीस और सर्विस चार्ज वसूलती है। यानी माता पिता की जेब से जो फीस ट्रस्ट के खाते में जाती है, वो इन एग्रीमेंट्स के रास्ते सीधे इन्वेस्टर्स की जेब में पहुंच जाती है। स्कूल कागजों पर चैरिटी रहता है, लेकिन पूरा मुनाफा पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया जाता है। इन्वेस्टर्स के लिए यह सबसे सुरक्षित धंधा है। फाइनेंस की भाषा में इसे इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। इसका मतलब सीधा है, मंदी आए, नौकरी जाए या महंगाई बढ़े, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की पढ़ाई में कटौती नहीं करता और ना ही बार बार स्कूल बदलता है। एक बार नर्सरी में एडमिशन हुआ तो अगले 12 से 15 साल तक स्कूल को बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के बंधा बंधाया रेवेन्यू मिलता रहता है।
कोविड के बाद अमीर और एलीट परिवारों के लिए आईबी और कैम्ब्रिज बोर्ड वाले इंटरनेशनल स्कूलों की मांग और तेजी से बढ़ी है, जिसने इस पूरे खेल को और बड़ा कर दिया है। लेकिन जब क्लासरूम के अंदर शिक्षा की जगह ईबीआई, टीडीए, आरओआई और कॉस्ट कटिंग जैसे कॉर्पोरेट शब्द घुस जाते हैं तो नुकसान बच्चों और टीचर्स का होता है। जीडी गोयनका ग्रुप के निपुण गोयनका ने भी इस पर चिंता जताई थी कि प्राइवेट इक्विटी आने के बाद पूरा ध्यान सिर्फ बैलेंस शीट और मुनाफे पर सिमट जाता है, जिससे स्कूल की मूल आत्मा मर जाती है। हैदराबाद के एक बड़े स्कूल का जब टेक ओवर हुआ तो इन्वेस्टर्स ने सबसे पहले 20% टीचर्स और स्टाफ को बाहर किया और फिर 20% फीस भी बढ़ा दी। मगर एक बात और समझिए कि यह पूरा साम्राज्य कानून की एक बेहद कमजोर डोर पर टिका है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 23 का बुनियादी नियम है कि जिस काम की इजाजत कानून सीधे नहीं देता, उसे आप किसी घुमावदार एग्रीमेंट के जरिए भी नहीं कर सकते। यानी ऐसा कोई भी समझौता कानून की नजर में अमान्य यानी वॉइड होता है। और जिस दिन कोर्ट ने कॉर्पोरेट व्हील पियर्सिंग के सिद्धांत के तहत ट्रस्ट और इस सर्विस कंपनी के बीच का पर्दा हटाया और यह पाया कि यह पूरा स्ट्रक्चर केवल मुनाफा कमाने का एक दिखावा है, उसी दिन यह पूरा मॉडल गैर कानूनी घोषित हो सकता है और सरकार इन स्कूलों को टेक ओवर कर सकती है। और यही वजह है कि आज तक इनमें से किसी भी कंपनी का शेयर बाजार में सफल आईपीओ नहीं आ सका है। इस पूरी कॉर्पोरेट होड़ में हमारे वो पुराने मोहल्ले वाले स्कूल पूरी तरह गायब होते जा रहे हैं, जो बिना किसी एसी और दिखावे के बच्चों को एक काबिल इंसान बनाते थे। एक तरफ सरकारी स्कूल अपनी पुरानी समस्याओं से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ इन कॉर्पोरेट चेन्स ने शिक्षा को एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है जो आम परिवार की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। हमारे देखते ही देखते स्कूल अब संस्कार और ज्ञान का केंद्र नहीं, बल्कि किसी प्राइवेट इक्विटी फर्म की बैलेंस शीट पर रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बनकर रह गए। जहां पहले हेडमास्टर तय करते थे कि बच्चों को क्या सिखाना है, आज एक्सेल शीट्स तय कर रही हैं कि किस मद में फीस बढ़ाकर मार्जिन कितना निचोड़ा जा सकता है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम और आप एक मिडिल क्लास पेरेंट के तौर पर इस पूरी व्यवस्था के सबसे आसान शिकार बन चुके। हम सिर्फ इसलिए चुपचाप हर साल बढ़ी हुई फीस भरते रहते हैं क्योंकि हमें डर है कि कहीं हमारी चुप्पी या शिकायत हमारे बच्चे का भविष्य ना बिगाड़ दे। हमारे इसी डर, इसी मजबूरी की कीमत इन बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियों ने तय कर रखी है। क्या यह चुप्पी अब टूटने का वक्त नहीं आ गया है? क्या आपके शहर में भी शिक्षा के नाम पर यही खेल चल रहा है? यदि हां तो कमेंट्स में नाम लिखें, बताएं हमें कि किस तरीके से आपके शहर में उगाही का यह धंधा चल रहा है। दैनिक ट्रिब्यून को सब्सक्राइब कीजिए। मैं परवेश पामल, दैनिक ट्रिब्यून के लिए धन्यवाद।